नमस्कार, घर एक सपना शो में आपका स्वागत है। लंबे समय से अधर में लटके रियल एस्टेट बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। अब इसे लोकसभा में पास कराने की कवायद भी तेज हो गई है। लोकसभा से पास होने के बाद इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी और फिर इस बिल का कानून बनाया जाएगा। एक बार कानून बनने से रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटर आ जाएगा और मनमानी कर रहे बिल्डर्स पर शिकंजा कसा जा सकेगा और साथ ही इस बिल से लोगों के घर का सपना भी जल्द ही पूरा हो पाएगा। कुल मिलाकर ये बिल लोगों के हित में है। मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका रूबरू करवा देती हूं। मेरे साथ मौजूद हैं अनुज चौधरी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर पंचशील ग्रुप से। मेरे साथ मनोज जैन जी भी मौजूद हैं, डायरेक्टर साया ग्रुप से। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हैं ML लाहौटी जी। इसके अलावा मेरे साथ RR सिंह जी भी हैं, जो DG हैं नेरेटको में। मेरे साथ प्रॉपर्टी बाजार पर पैनी नजर रखने वाले एक्सपर्ट भी हैं PP मिश्रा जी। आपको बताना चाहेंगे, देश में 10 लाख लोग जो है सालाना घर खरीदते हैं। तो बिल्डर लॉबी का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बिल्डर लॉबी इस बिल से खुश है। जो बिल बनाया गया है उसमें काफी सारे ऐसे प्रावधान हैं जो आप लोगों की फेवर में नहीं भी हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके फेवर में नहीं है। सिर्फ इसमें जो अपोज किया गया था वो सिर्फ इस चीज को अपोज किया गया था कि आप जो प्रिजन का इसमें वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये क्राइम देखा जाता है फाइनेंशियल क्राइम है तो इसके लिए आप फाइनेंशियल चाहे आप उसकी दायरा बढ़ा दे, लेकिन किसी चीज के लिए कि पोजीशन में देरी होने के लिए किसी को जेल में डालना है, या कल को ये भी हो सकता है कि कोई छोटी मोटी बात हो या कोई गलत तरीके से उस चीज को करे, उसके लिए हम लोगों को प्रिजन का डर दिखाया गया कि भाई आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो उसके लिए हमने अपोज किया था। बाकी किसी भी चीज के लिए हमने इसको कभी भी इसके लिए विरोध नहीं किया इस चीज के लिए। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, संक्षेप में बताइए, क्या खुश हैं इस बिल से आप? जी, हमें लगता है ये जो बिल आया है इससे लोग, ये जो हमारी फ्रेटर्निटी की जो क्रेडिबिलिटी जो चल रही थी कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि फ्लैट लेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा, एटलीस्ट क्रेडिबिलिटी बहुत इंप्रूव होगी। क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी तो एटलीस्ट क्या होगा कि लोग, ऑनेस्ट लोग ही अब इस फील्ड में आएंगे। साहब ने जैसे बोला कि वो प्रिजन का जो डर है, ठीक है, वो डर होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों होना चाहिए कि जब अगर हम लोग पहले से इसको तैयारी करके चलेंगे तो प्रिजन की नौबत आएगी ही नहीं। हम ऐसा काम क्यों करें? क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है। प्रदीप जी, क्रेडिबिलिटी क्या खराब थी? मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या खराब थे? क्या यही वजह थी कि मार्केट में मंदी थी? देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदी की यही वजह थी। मंदी के और भी कई फैक्टर्स थे। ओवर सप्लाई सिचुएशन भी आ गई थी। लेकिन हाँ, बहुत हद तक बायर्स के मन में कहीं हद तक डर था कि हम प्रॉपर्टी लेंगे, उसका पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी, जी, जी। तो इस डर के कारण भी लोग अब रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स की तरफ ज्यादा जा रहे थे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की तरफ थोड़ा सा वो हिचक रहे थे, क्योंकि पोजीशन कब होगा, कब मिलेगा, इसकी श्योरिटी लोगों को कम नजर आ रही थी। लाहौटी साहब, आप बहुत सारे ऐसे खरीदारों से मिलते हैं जो बिल्डर की मनमानियों से परेशान है। किस तरह की कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं आपके पास, और अब आपको क्या लग रहा है कि इस बिल से कितना फर्क पड़ जाएगा? जितने भी बायर्स हैं उनके जो कंप्लेंट्स है या जो ग्रीवांसेस है वो इस प्रकार है। पहले तो मात्र एक सपना बेचा जाता है। राज कपूर की एक पिक्चर थी, सपनों का सौदागर, सिर्फ वो होता है। बड़े बड़े ब्रोशर छापे जाते हैं, बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं, इस प्रकार की बिल्डिंग बनेगी, इस प्रकार का अपार्टमेंट, इस प्रकार की फैसिलिटीज दी जाएगी। 3 साल में मैंने जितने केस किए सब में एक ही क्लोज होता है, 36 मंथ्स, 3 साल और उसके बाद 6 महीने ग्रेस पीरियड। किंतु जो केसेस हम लोग कर रहे हैं 8-8, 10-10 साल की डिले है। और दूसरी बात, 95% पेमेंट हो चुका है प्राय सब केसेस के अंदर। तीसरी बात, जब सवाल आता है कि आपको कौन सा फ्लैट या अपार्टमेंट अलॉट हुआ है, उस वक्त कुछ कमिटमेंट होती है और पता कुछ नहीं बाद में जब आपको दिया जाता है या आपको प्रॉमिस किया जाता है, आप यदि पेमेंट में डिले करते हैं तो कम से कम 18% इंटरेस्ट है। बिल्डर यदि का तो सवाल ही नहीं होता, बिल्डर जब डिले करता है तो आपको मूंगफली की तरह 5 या 10 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ दिया जाता है। 10 तो आपने बहुत बड़ी रकम कह दी, 5 रुपया भी दे दे तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। RR सिंह जी, आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे? बिल के प्रावधान आपने देखे हैं, कैसा है ये बिल? बिल बहुत अच्छा है रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चूंकि हम लोग इस बिल के बनाने वाले हैं तो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये बिल जो है
5-7 साल से बन रहा है, जी। आज जो है एक फाइनल होकर के आया है सही तरीके से। इस बिल के आने से रियल एस्टेट सेक्टर में एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। तो रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं वो जब जमीन उनके नाम में हो जाएगा, सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हो जाएंगे, सारी उनके एनओसीज मिल जाएंगी, तभी जाकर के वो रजिस्टर कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। मेरे साथ काफी सारे बायर्स भी मौजूद हैं जो परेशान हैं बिल्डर की मनमानियों से। क्या कहेंगे, बिल आपने देखा है, आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मैम, इस बिल में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो काफी इफेक्टिव लगते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश में कानून हर चीजों को लेकर बना हुआ है, लेकिन ये कानून वाकई में आम आदमी के लिए असर करेगा? आम इंसान को वाकई में उसकी मुसीबतें कम होंगी? मैं जानना चाहता हूँ सर से। जी अनुज जी, क्या आम आदमी सच में अपना घर का सपना पूरा कर पाएगा? बिल को फॉलो किया जाएगा, ये पूछ रहे हैं। जब से ड्राफ्ट स्टार्ट हुआ है, जी। जो अच्छा लोग काम करने वाले थे उन्होंने तभी से अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पता था देर होगी लेकिन बिल आएगा। जी। ये नहीं हो सकता कि बिल नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और इसमें जो प्रावधान अभी क्या है कि अभी आपको जाना पड़ता है कंज्यूमर कोर्ट, लेकिन इसमें सीधा सीधा आप उसके अंदर जाएंगे। दूसरा होता है कंज्यूमर कोर्ट, क्या होता है केस सुनता रहता है, उस पर बिल्डर को डायरेक्ट पेनलाइज करने का कोई राइट नहीं है, लेकिन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी ये उसको डायरेक्टली पेनलाइज कर सकती है। और वो जो पेनल्टी है वो इतनी ज्यादा है कि कोई भी बिल्डर उस पेनल्टी को अपने ऊपर कभी इंपोज नहीं कराना चाहेगा। वो कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी मैं कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम से खत्म करूं और इससे बाहर निकलूं। लाहौटी साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से ये कानून बन जाएगा और किस तरीके से, कितने दिनों में आपको लग रहा है बन जाएगा और कब तक ये हो जाएगा लागू? इस प्रश्न का जवाब असंभव है। मेरा एक्सपीरियंस है कि 2002 में कंपटीशन एक्ट बना, बिल्डर्स लॉबी इतनी स्ट्रांग थी कि 2011 मई तक, अर्थात लगभग 9 साल, वो कानून लागू नहीं हुआ। पर अब तो बस लोकसभा की मंजूरी है, फिर तो पास ही है। मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा, और वही मैं कहना चाहता हूं जी। यदि बिल, और यदि बहुत बड़ा शब्द है, यदि बिल लोकसभा पास भी कर देती है बिना अमेंडमेंट के, तो इसको नोटिफाई किया जाएगा। नोटिफाई करने के बाद इसका जो प्रोसेस है, आज कहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहां रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कब अपॉइंटमेंट वगैरह होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तो बायलॉज नहीं बने। वेंकैया नायडू साहब से जो इंफॉर्मेशन मिली है उनका यह है कि करीबन हमें 1.5 से 2 साल बायलॉज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी, और ये अंत नहीं है। ये तो आप मान लीजिए कि 2-2.5 साल लगेंगे। उसके बाद इसमें जो एक अनफॉर्चुनेट प्रोविजन है, जो आपके किसी एक सदस्य ने सवाल पूछा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपको यदि मुआवजा या इंटरेस्ट मिल जाता है, उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी और उसके बाद हाई कोर्ट है, जबकि नेशनल कंज्यूमर फोरम वगैरह में हाई कोर्ट कहीं नहीं आता। एनसीडीआरसी से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की है। आपको मालूम है कानून किस ढर्रे से चलता है जी। कौन सा हाई कोर्ट है जिसके अंदर आपको जब तक आप जवानी के अंदर बुक कराएंगे बुढ़ापा नहीं पहुंच जाए? कौन सा कानून है देश में? मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट 41 साल से हूं और देख चुके। विजय माल्या भाग गए, आपका कानून उसका पीछे करते करते यहीं घूम रहा है। चल गए। तो ये परिस्थिति है कानून की। घर एक सपना में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश रियल एस्टेट बिल पर जारी रहेगी। आप देखते रहिए घर एक सपना। जो बिल में प्रावधान है उसके हिसाब से अनुज जी अब आपको कारपेट एरिया पर मकान बेचना पड़ेगा। पहले सुपर एरिया बता करके बहुत जालसाजी हो चुकी है, अब क्या फर्क पड़ेगा मार्केट में? इसमें भी फिर वही बात आ जाती है कि जो अच्छा काम करने वाले और बुरा काम करने वाले। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब तक तो आप सुपर एरिया पे बेच रहे हैं। अभी क्या था कि अब से अगर 5 साल पहले बात करें तो कारपेट एरिया की कोई बात नहीं करता था। 4 साल पहले बिल्टअप एरिया और सुपर एरिया की बात शुरू हुई है, लेकिन पिछले साल से अगर आप, मैं पर्टिकुलरली अपनी बात कर सकता, दूसरे की किसी की तो मुझे नहीं पता है। आज आप हमारा एग्रीमेंट देखेंगे तो उसके अंदर 3 एरिया मेंशन किए जाते हैं, सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया एंड कारपेट एरिया। तीनों की इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको। लाहौटी साहब, एरिया डिफाइन नहीं करते हैं बिल्डर, अब तक तो नहीं करते हैं, आगे का पता नहीं, लेकिन क्या कहेंगे एरिया के बारे में? एरिया एक नहीं है, कॉमन एरिया, सुपर एरिया, कारपेट एरिया, पता नहीं कितने तरह के लिवेबल एरिया, लिवेबल एरिया, यूजेबल एरिया, कम से कम 7 या 8 टर्म यूज किए जाते हैं। एक जो बायर है पहले तो वहीं कंफ्यूज हो जाता है
कि इन्होंने 1600 बोला, मेरे को 900 मिलेगा, 700 मिलेगा, पैसे आपसे रोकड़ा 1600 के ऊपर वसूल किया जा रहा है। इसमें इस बिल में एक सबसे अच्छी बात है कारपेट एरिया वाली। दूसरी जो समय सीमा फिक्स की गई है जी, वो भी बहुत अच्छी बात है। प्रदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, ब्रोकर्स को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। ब्रोकर्स भी जो है अनरजिस्टर्ड रहते हैं, कुछ भी बेच देते हैं, हवा में बेच रहे हैं मकानों को, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी सेट होनी जरूरी है। अब तक कोई अगर आप जा रहे हैं रोड साइड पे भी कोई एक हॉकर भी जा रहा है तो वो भी कहीं हद तक अपने आप को एजेंट बता के और ट्रांजैक्शन करने उतर जाता था। तो कहीं हद तक जब अकाउंटेबिलिटी सेट होगी तो इस ट्रेड के अंदर जो वही अच्छे काम, गुड इंटेंट से काम करने वाले लोग हैं वो सरवाइव कर पाएंगे और गलत काम करने वाले लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। बायर्स को धोखा दिया जाता है, पोजेशन नहीं दिया जाता है, एरिया बदल दिया जाता है, क्यों इसकी नौबत आई? क्यों आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट बिल्डर्स ने खराब किया है? बिल्कुल खराब किया है, काफी लोगों ने मिलकर उसको खराब किया था, लेकिन कुछ अच्छे भी लोग थे उस चक्कर में, वो अच्छे और बुरे सभी मिक्स हो जाते थे। रेगुलेशन आया है तो जो ठीक लोग नहीं है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे सिस्टम से, चाहे वो ब्रोकर हो चाहे वो डेवलपर हो, तो सिस्टम से एलिमिनेट हो जाने। 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट हो या फिर 8 फ्लैट हो, सबको रजिस्टर अपने आप को करवाना ही पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा और इस ड्राफ्ट का थोड़ा सा हमें समझाइए। मतलब देखिए, एक तो कि इसमें जो मेन बात है कि ग्रुप हाउसिंग बोला गया, जब इवन नॉट इसमें सिर्फ 8 फ्लैट या 500 मीटर, इवन अगर आप प्लॉट भी सेल करते हैं, रॉ प्लॉट भी सेल करते हैं, वो भी इसके दायरे में आता है, वो भी आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इसका सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी प्लानिंग्स आपकी फ्रीज होनी चाहिए। आप क्या बनाओगे आपको पता होना चाहिए, आप क्या बेचोगे ये भी पता होना चाहिए, तभी आप उसको रजिस्टर्ड करा सकते हो। उससे पहले आप रजिस्टर्ड नहीं कराओगे। इसका सीधा सा मतलब ये कि अगर आज मैंने कुछ बना के वहां पे दे दिया तो कल को मैं उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे बायर के पास जाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि मैंने आपको ये बेचा था, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, अब मैं ये बनाना चाहता हूं, क्या आप मुझे इसमें अपनी सहमति दे रहे हैं? अगर वो लोग सहमति देंगे तो मैं कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तकरीबन 66% लोगों की, 65% से ज्यादा लोगों की आपको सहमति लेनी पड़ेगी अगर आप स्ट्रक्चर में या फिर इंटीरियर में कुछ चेंज कर रहे हैं। इंटीरियर पहले आप बिना बताए ही सब कुछ नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जब से अपार्टमेंट एक्ट लागू हुआ है तब से बिल्कुल बंद हो चुका है। अब बिना कंसेंट के, ब्रोकर कस्टमर की कंसेंट के हम कोई भी चेंज और स्ट्रक्चरली चेंज कोई नहीं करता है। घर एक सपना में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर से और क्या फायदे होंगे। आप देखते रहिए घर एक सपना। लाहौटी साहब, अब तक क्या होता है कि अगर बिल्डर जो भी बिल्डिंग बनाता है उसको जब हैंड ओवर कर देता है, अगर कोई भी स्ट्रक्चरल अगर चेंजेस उसमें, मतलब अगर कुछ गड़बड़ निकलती है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होती है तो वो 1 साल तक तो ठीक कर देता है। ठीक है, उसमें बहुत कम बिल्डर है जो 1 साल तक भी ठीक करते हैं, लेकिन अब 5 साल तक आपको ठीक करके देना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा इससे? 1 साल तक जिम्मेदारी, 5 साल तक, ये जिम्मेदारियां कागज पे नहीं रह जाए, ये कहना चाहता हूं। आप इस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे अगर 5 साल तक का प्रावधान आता है? देखिए 5 साल अगर प्रावधान जो भी होगा बिल को वो तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। अगर मुझे ये काम करना है तो मैं काम ही क्यों करूंगा? मैं काम ही बंद कर देता हूं। मैं क्यों बनाऊंगा घर? मैं घर बना रहा हूं, मैं बेशक ठीक है लोगों का सेंटीमेंट मेरे साथ जुड़ा, लेकिन साथ साथ एक बिजनेसमैन है। मेरी पूरी लाइफ की पूंजी, मेरे फादर की, मेरे आने वाले बच्चों की, पूरा स्टैक उसके ऊपर लगा होता है। सर लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लोगों के, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि स्ट्रक्चरली रिपेयर क्या, अगर कल को अपने घर के अंदर कोई आदमी काम कर रहा है और वो कुछ सामान गिरा के टाइल तोड़ देता है तो क्या मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा? अगर आप कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे वो खराब होगी। हाँ, अगर बिल्डिंग में कोई क्रैक आता है, एक्सटर्नल प्लास्टर झड़ता है, कोई लिफ्ट खराब होती है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आप घर के अंदर का टाइल तोड़ दोगे, आप टैप तोड़ दोगे, अपने वो तोड़ दोगे तो उसकी जिम्मेदारी मैं थोड़ी ना लूंगा। ऐसे तो लोग तोड़ के रोज मेरे पास कहेंगे जी मेरी टाइल टूट गई, चेंज कर दो। लेकिन ऐसे भी तो बिल्डर्स हैं, मानते हैं आपकी जो स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं वो भी ठीक नहीं करवा कर देते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूं। अब उन पर शिकंजा कसा जाएगा? बिल्कुल कसा जाएगा, बिल्कुल कसा जाएगा। देश में 6 करोड़ घरों की जरूरत है। आपको लगता है इस बिल के आने से अब काम करना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? देखिए काम करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब तक ऑथोरिटी जो हमारी सैंक्शनिंग है, जो एनओसीज हैं, उनका प्रोसेस चेंज नहीं किया जाएगा या ठीक नहीं किया जाएगा तब तक इतनी जल्दी नहीं है। आज आप देखिए कि आप एक तरफ तो अथॉरिटी ही एक लैंड करती है कि रेजिडेंशियल एरिया है, उसमें हम प्लॉट जमीन खरीदते हैं, नक्शा पास कराते हैं, देन बैंक के लिए लोन लेके जाता है कि जी 143 करा के लाओ।
अगर आपने गवर्नमेंट ने उसको रेजिडेंशियल डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद 143 की क्या जरूरत है? तो हम लोगों को जब तक ये सिस्टम को नहीं ठीक किया जाएगा, जब तक इजीली पूरे 6 करोड़ घरों की रिक्वायरमेंट कोई भी पूरा नहीं किया जा सकता, ना गवर्नमेंट लेवल पे ना प्राइवेट लेवल पे। अथॉरिटी साहब, बहुत मुश्किल है ऐसे में, अगर काम नहीं करने दिया जाएगा, अगर रोक टोक किसी तरीके से रहेगी, कभी एनजीटी कभी अथॉरिटी, कभी 40 तरह की अलग परमिशंस जो हैं अगर ली जाएंगी, उसके बाद भी दिक्कतें होंगी, तो कैसे होंगे प्रोजेक्ट पूरे? शिल्पी, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है और बिल्डर्स का ये कहना 100% सही है जी कि इतनी अथॉरिटीज हैं, कहाँ किसके पास जाएं, कोई उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई पीरियड नहीं है, और इनके ऊपर पीरियड है कि 36 महीने या 42 महीने जो भी है, तो इनका तो मीटर चालू हो जाता है। और इतनी अथॉरिटीज की कन्फ्लिक्टिंग व्यू, इसलिए ये बहुत जरूरी था इस एक्ट के माध्यम से। ऐसा हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती। जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रेगुलेट कर सकती हैं। तो चलिए अब इसी उम्मीद के साथ कि रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल आने से रियल एस्टेट मार्केट में सुधार होगा, इस शो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल है या फिर आप हमें कोई अपना सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए property@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक यू टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।